Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दवा लेना ही काफ़ी नहीं होता। इसके अलावा कई थेरेपी होती है जो बिना दवा के भी आपको बीमारी से मुक्ति दिला सकती है। फिजियोथेरेपी ऐसी ही एक थेरेपी है जिसे फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। यह मेडिकल साइंस की ही एक शाखा है। इसमें उपचार की अलग अलग पद्धति होती है जिसमें एक्सरसाइज और पेन रिलीफ ट्रीटमेंट के द्वारा बीमारी को दूर किया जाता है। तो इस महिला दिवस पर आज की हमारी गेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शीतल मल्हान जी से हम जानेंगे कि कैसे महिलाएं फिजियोथेरेपी की सहायता से रोगों को दूर कर सकती हैं। डॉक्टर शीतल मल्हान तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ओर से सभी व्यूअर्स को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वुमेंस डे पर जैसा हम इस मुद्गल शो में अवेयरनेस का काम करते हैं, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इस वुमेंस डे पर आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो है डॉक्टर शीतल मल्हान, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में। तो मैम का स्वागत करते हैं अपने शो पर और मैम से जानते हैं कुछ फिजियोथेरेपी के बारे में। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे शो पर। नमस्कार मैम, जैसा हमारे ये एक अवेयरनेस शो है, तो मैम इसमें आज हम बात कर रहे हैं वुमेंस डे पर उन महिलाओं के लिए कि जो पूरे दिन काम करती हैं, जॉब भी करती हैं और सर्विस में भी हैं, घर पे भी काम करती हैं, तो वो कुछ दर्द का, पैरों में दर्द, नेक पेन, इन सब चीज़ों पे महसूस करती हैं। तो वो फिजियोथेरेपी, पहले तो आप ये बताइए मैम, फिजियोथेरेपी होती क्या है, तो और उससे हम ये महिला को क्या निवारण मिल सकता है जो कम समय में बिना डॉक्टर पे जाए कुछ अपनी एक सेल्फ अवेयरनेस के मारे कुछ कर पाए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं बिना दवाइयों के, थ्रू एक्सरसाइजेस या थ्रू इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़। तो इसमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है और एक्सरसाइजेस बेसिकली हमारा मेन कंपोनेंट होता है। दूसरे आपने पूछा कि महिलाएं किस तरह से उनको जो गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, ये बहुत सी सारी ऐसी फीमेल्स, क्योंकि उन पर बर्डन तो ज़्यादा होता ही है। अगर बाहर जॉब कर रही हैं तो बाहर का भी काम है और घर का भी कुछ काम है। तो उन बहनों को अगर मतलब मान लीजिए पूरे दिन काम कर रही हैं और पैरों में दर्द हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो उसमें वो क्या एक्सरसाइज ऐसी करें जो उनको आराम मिल पाए? देखिए, पहले तो ये जो दर्द का जो कारण है वो सबसे पहले है मसल वीकनेस। अच्छा। जो कि हमारे नॉर्मल फिटनेस लेवल से रिलेटेड है। अगर हम फिट नहीं हैं, फिट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जिमिंग करें, बट फिट रहने का मतलब है आप एक हेल्दी डाइट लें और उसके बाद में आप एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है फॉलो करें। और दूसरा रीज़न दर्द का ये आता है कि हमारा पोस्चर जो है वो गलत होता है। कई बार महिलाएं किचन में काम करती हैं तो आगे झुक कर काम कर रही हैं, काफ़ी देर तक झुक के काम कर रही हैं, जिससे गर्दन, कंधे और कमर में उनको दर्द आता है। या बहुत देर तक खड़े रहकर काम कर रही हैं एक ही पोजीशन में, तो उनको घुटनों में दर्द हो सकता है, एड़ी में, हील में पेन हो सकता है। तो इन सब के लिए वो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके वो इस दर्द से निजात पा सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे सबसे ज़्यादा नेक पेन होता है जो यहाँ पे बैक पेन, तो उसके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज या आप कुछ बता पाएँ, कोई एक्सरसाइज जो वो घर पे कर पाएँ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पोस्चर को अपना सही रखें। आगे गर्दन जो हो जाती है ज़्यादा, मतलब कोई सब्जी बनाए तो उसको सूंघने की कोशिश ना करें, पीछे पीछे ही रह के दूर दूर तक खुशबू आने दें। गर्दन सीधी रख के, कंधों को सीधा रख के, कमर को सीधा रख कर ही खाना बनाने की कोशिश करें, ताकि जो एक जैसे कहते हैं आर्म लेंथ पे काम करें वो। तो इसके लिए एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप नेक के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उनको कर सकते हैं। उसके लिए अगर जैसे एक हाथ जो है वो माथे पे रखें, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान रखें कि शीशे के सामने करें ताकि आपको दिखे कि गर्दन जो है वो स्ट्रेट है या नहीं है। अगर नहीं है गर्दन स्ट्रेट तो उसको सीधा तुरंत कर लें, क्योंकि अगर गर्दन ज़रा सी भी टेढ़ी होती है और हम ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा दर्द को बढ़ा सकती है।
तो मैम करनी कैसे एक्सरसाइज? आप एक हाथ आगे माथे पे रखिए और इस हाथ से पीछे की तरफ प्रेशर आपको देना है, हल्का प्रेशर देना है, बहुत ज़ोर से प्रेशर नहीं देना है। और इस प्रेशर से आपकी गर्दन पीछे नहीं जानी चाहिए, आपको सर से ही आगे की तरफ बराबर की कंपैरिजन में आपको प्रेशर देना है। इसको आप होल्ड करके रखिए, 10 तक काउंट करें, होल्ड करके रखें और फिर रिलैक्स करें। ऐसे ही 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। तो मैम ये किसी भी हैंड से कर सकते हैं? किसी भी हैंड से, जिस भी हैंड से आपको लेकिन कंफर्टेबल करना एक ही रहे, हैंड से है। करना एक ही हैंड से है, ठीक है। 2 हैंड से अगर आप करने की कोशिश करते हैं वो प्रेशर इतना ज़्यादा लग जाता है कि सर से उतना प्रेशर लग नहीं पाता, तो गर्दन के पीछे जाने की चांसेस रहती है। तो मैम इससे जो है वो जो बैक ये नेक पेन है इस पे आराम मिलेगा? हाँ जी, नेक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है जिससे नेक पेन में, एक्चुअली नेक पेन का रीज़न ये है कि लोडिंग जो है वो बोन के ऊपर हो रही है, वेट जो पूरा आ रहा है सर का वो बोन के ऊपर लोड हो रहा है। अब ये मसल्स क्योंकि स्ट्रांग नहीं है इसलिए बोन पे वजन आ रहा है, तो जिसकी वजह से पेन कॉज होता है। अगर हम मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे तो ये लोडिंग जो है वो बोन जो है वो डीले लोड होकर मसल के ऊपर एक्ट करेगी, तो मसल जो है उसको वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिसकी वजह से पेन नहीं आएगा। और एक इसी तरह से आप हाथ को पीछे रख के हाथ से आगे की तरफ प्रेशर दें और गर्दन से पीछे की तरफ प्रेशर कर दें। ध्यान यही रखना है कि गर्दन स्ट्रेट रहे, टेढ़ी ना हो। सिमिलरली आप एक साइड रख के ऑपोजिट साइड आप प्रेशर दें और गर्दन से दूसरी तरफ प्रेशर दें और इसी तरह से इस तरह से आप प्रेशर दे। अच्छा, मतलब हमें चारों तरफ से करना है, फ्रंट से, बैक से और नीचे भी इस तरह से, नीचे भी चिन ऐसे भी चिन, हाँ। इस हाथ से ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहे हैं और गर्दन नीचे की तरफ आप जिस तरह से, इसमें मुंह बंद रहेगा? मुंह बंद रहेगा, हाँ जी। मतलब दांत बंद, ये सब बंद रहेगा? जी जी, मुंह बंद रहेगा। फिर प्रेशर सिर्फ जिस तरह से हम हाँ में सर हिलाते हैं उस तरह से, जैसे हम हल्की मूवमेंट करते हैं उसी तरह से मूवमेंट प्रेशर देना है हमें। बस ध्यान ये रखना है, काउंट होल्ड करना है 10 सेकेंड्स की काउंट के लिए और 4 से 5 बार आप दिन में कम से कम 3 या 4 बार कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बैठ के या खड़े होके कैसे भी कर सकते हैं? आराम से बैठकर चेयर पे, बैक रेस्ट वाली चेयर हो जिस पे आराम से आप कंफर्टेबली बैठे हैं, पर शीशे के सामने, ताकि गर्दन आपको दिखती रहे कि स्ट्रेट है या नहीं है। मैम जैसे आपकी स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी में भी न्यूरोलॉजी है, तो मैम ये थोड़ा सा समझाएंगे क्या न्यूरोलॉजी का फिजियोथेरेपी में क्या रिलेशन है? देखिए, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत कॉमन कंडीशन जिसकी मैं बात करूँ तो वो है स्ट्रोक, जिसको ब्रेन अटैक भी कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। इसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है जिसकी वजह से ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, जिसे हम आम लैंग्वेज में फालिज मारना भी कहते हैं, जिसमें हाफ साइड बॉडी का पैरालाइज हो जाता है। तो इस तरह से हम इन पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट, वापस से अपना इंडिपेंडेंटली काम करना, अपने काम पर वापस जाना, अपने रूटीन एक्टिविटीज़ करना, वो हम सिखाते हैं। दूसरा, हेड इंजरी के केसेस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो बहुत कॉमन रीज़न है हेड इंजरी का, तो उनसे हेड इंजरी होने के बाद में पेशेंट्स को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं, मोटर मतलब मसल्स का काम करने में दिक्कत, सेंसरी प्रॉब्लम्स, ये सब दिक्कतें आती हैं, तो उनको भी रिहैबिलिटेट करना। छोटे बच्चे जो ठीक तरीके से डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपने एज के अकॉर्डिंग जिनका डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी मेंटल रिटार्डेड पेशेंट्स जो हैं, सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट्स हैं, ऑटिज़म के पेशेंट्स हैं, इन सब में बहुत ही अच्छी तरीके से हम ट्रीटमेंट देके उनको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं, मतलब ऐसा रिपोर्ट है कि जो कंसीव करने में जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसमें भी कुछ फिजियोथेरेपी रोल करती है। क्या आप अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं? ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़कर आप अपने करियर को नई दिशा देने के साथ साथ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज ही जुड़िए ब्रेनवेव साथी के साथ। देखिए, इसमें आपको एक स्पेशलिस्ट होते हैं इसी फील्ड के, फिजियोथेरेपी में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि स्पेसिफिक आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर के अंडर आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ
आपको ये एक्सरसाइजेस अच्छा, मतलब ये फिजियोथेरेपी में भी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी में भी तो शायद दवाई ना खानी पड़े। नहीं, दवाई ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ चलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दवाई नहीं खानी है, दवाई के साथ साथ ये आपका बेटर, तो मतलब ज़्यादा असर पड़ेगा इससे, ज़्यादा असर पड़ेगा। प्लस जो दवाई की जो डोज है वो कम आपको लेनी पड़ेगी इसके साथ। और मैम जैसे प्रेगनेंसी टाइम पे क्या हम फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ आराम मिले और कुछ उनको मतलब नॉर्मल डिलीवरी में आराम मिले, कुछ ऐसा? जी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आमतौर पे जो दिक्कतें देखी गई हैं वो ये होता है बैक पेन होना, पैरों में सूजन आना या और कहीं पे जोड़ों में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। प्लस जो डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेस और मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंडर अगर कोई किसी लेडी को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं तो वो इन एक्सरसाइजेस को पर विदाउट सुपरविजन नहीं करना है। एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके ही ये एक गाइडेड एक्सरसाइज नियर बाई सेंटर पे नियर बाई फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी, स्पेशलिस्ट एंटीनेटल केयर कहते हैं इसको, स्पेशलिस्ट होते हैं एंटीनेटल केयर के लिए। तो एंटीनेटल एक्सरसाइजेज जो हैं उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। साथ में ही डिलीवरी के टाइम पर जो पेन को रिलीव करने के लिए हम मोडालिटीज़ का मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं दर्द को कम करने के लिए विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में प्रेगनेंसी के बाद में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेडी को, उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जो कि जिनको जो आपस एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। तो उनके लिए हम स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बेबी को कैरिंग पोजीशंस, फीडिंग पोजीशंस, हैंडलिंग पोजीशन, अच्छा ये सब फिजियोथेरेपी में वो होता पूरा है। उनके एर्गोनॉमिक्स को एर्गोनॉमिक्स मतलब उनके काम करने के तरीके को पूरा तो मेन चीज़ ये हुई मैम कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हमें किसी फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो गाइड करे तो शायद बहुत अच्छे से हमारा पॉस्चर भी रहे और हमारा फिजिक भी अच्छी रहे। अच्छा मैम एक चीज़ और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन फीमेल्स थोड़ा शर्माती हैं उसको बताने के लिए। जैसे बहुत देखा जाता है कि जो लोअर एब्डोमेन, या मैं उसका टेक्निकल नाम तो नहीं जानता, कि वो वीक पड़ने से हमारे यूरिन लीकेज प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैम वो एक्चुअली शर्मन के मारे पूछ भी नहीं पाती, बता भी नहीं पाती, लेकिन ये एक बड़ी बीमारी के संकेत होते हैं शायद। तो मैम इसको क्या हम फिजियोथेरेपी के द्वारा सही कर सकते हैं? जी, इसमें बेसिकली इसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है, जिसमें यूरिन लीक करता है अगर कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी की जाए, जैसे कोई हैवी वेट उठाया जाए, खांसा जाए, छींका जाए या ज़ोर से हंसने पे भी यूरिन का लीकेज हो सकता है। ये होता इसलिए है क्योंकि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जो कि पेल्विक ऑर्गन्स जो हैं उनको मेंटेन करती है, उनको अपने जगह पे होल्ड करके रखती हैं, उसके लिए भी उसकी वीकनेस की वजह से ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखा जा सकता है। अच्छा, तो मैम इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं? अगर किसी भी सेंटर पे कोई जाके देखे फिजियोथेरेपी पे तो यहाँ पे एक्सरसाइजेज मिल सकती हैं उसको? जी, स्पेसिफिक पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, प्लस हमारे पास कुछ मोडालिटीज़ होती हैं जैसे IFT हो गया, उसको या मसल स्टिमुलेटर को यूज़ करके मसल की स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है। अच्छा मैम ये एक कॉमन है कि यूट्रस प्रोलैप्स, क्या होता है ये चीज़? देखिए, जो यूट्रस होता है उसको बहुत सारे लिगामेंट्स या स्ट्रक्चर्स, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। बट बहुत सारे कंजेनाइटल रीजंस भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीजंस या मसल की इन जनरल वीकनेस या बहुत बार प्रेगनेंसी होना, उसकी वजह से ये मसल्स लिगामेंट्स जो है वो वीक पड़ जाते हैं, तो वो यूट्रस को अपनी जगह पे होल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो अपनी जगह से हिलकर नीचे की तरफ आ जाता है, जिसके लिए एक सर्जरी की जाती है, हिस्टेरेक्टमी, जिसमें यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। तो सर्जरी ना करने की नौबत ना आए करने की, उसके लिए हम प्रिकॉशन के तौर पे या अगर हम आइडेंटिफाई कर दिया है कि मसल्स वीक है किसी लेडी की, तो उसके हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसका मतलब ये हुआ कि फिजियोथेरेपी में तो हर चीज़ की इलाज है,
कि मतलब अगर कोई आदमी प्रिकॉशन ले, कोई भी फीमेल या कोई भी मेल अगर प्रिकॉशन से काम करे और फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में कुछ करे तो उसको बहुत सारी चीज़ों से मतलब बच सकता है, बहुत सारी टिपिकल जो बीमारियां हैं उनसे बच सकता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो फिजियोथेरेपी का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या? देखिए फिजियोथेरेपी में हम कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं जिसकी डोजेज की गड़बड़ होने की वजह से बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए। यहाँ पर हम जो हमारा नेचुरल सिस्टम, बॉडी का सिस्टम है, जो मसल्स हैं, जो बोन्स, जॉइंट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। तो स्ट्रेंथनिंग ही बेसिकली हम कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइजेज या टेक्निक्स कर रहे हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर इसको सही तरीके से जी, मतलब दिया जाए, प्रॉपर ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर अगर ये की जाए तो। अच्छा, तो मैम आपसे जैसे अगर कोई मिलना चाहे या कुछ पूछना चाहे इस विषय पे, तो जैसे प्रॉपर गाइडेंस, तो आइए तीर्थंकर में इसकी ओपीडी भी होती है फिजियोथेरेपी? जी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी की ओपीडी है, जहाँ पे आप 9 से 4 बजे के बीच में कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई अगर आपसे भी कंसल्ट करना चाहे तो आप मिल सकते हैं? जी जी जी, मैं मिल सकते हैं। अपने बच्चे की छिपी क्षमता को अनलॉक करें ब्रेन स्टिमुलेशन वर्कशॉप के साथ। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा मैम, जैसे बहुत सारे देखा गया है जो आजकल जो फीमेल्स जैसे एज बढ़ती है तो उनके वो जोड़ों में दर्द, जैसे कहते हैं ना, गठिया भी कहते हैं कुछ हड्डी, वो भी, उसमें भी कुछ फिजियोथेरेपी का कुछ इलाज है? जी, बहुत मेजर रोल है। ये जो गठिया आप कह रहे हैं उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी एक टाइप होता है अर्थराइटिस का, जिसकी वजह से कई बार ज़रूरत पड़ जाती है घुटने बदलने या जो हिप बोन है उसको बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें हमारे पास टेक्निक्स हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से जो एक्सरसाइजेस जो हैं, अगेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, लोड शेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं, प्लस जो डीजेनरेशन जो बोन में और कार्टिलेज में होता है उसको रीजेनरेट करने के लिए हमारे पास एक लेज़र मोडालिटी होती है जो कि रीजेनरेशन का काम करता है, जो हील कर देता है टिश्यू को। तो इस तरह से अगर सही टाइम पर और सही गाइडेंस से अगर ये एक्सरसाइजेस की जाए या थेरेपी ली जाए तो घुटने बदलवाने का जो टाइम है, कि जितने टाइम पे घुटने बदलने हैं वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है, या कभी नौबत भी नहीं आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, सही हो सकते हैं। अच्छा मैम, क्या फिजियोथेरेपी जब कुछ तबीयत ख़राब है तभी करी जाती है कि एक नॉर्मल बंदा भी कर सकता है फिजियोथेरेपी को यूज़, मतलब वहाँ पे एक्सरसाइजेस वगैरह? देखिए, फिजियोथेरेपी तो गाइडेंस के अंडर ही होती है, बट हाँ, हम एक्सरसाइजेस जो हैं उनको अगर अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं तो हमें काफ़ी हद तक हम जो ये प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया उससे हम दूर रह सकते हैं। तो मैम उसके लिए क्या सेंटर पे ही जाना पड़ेगा, या एक बार हुई है सीख किया है फिर अपने घर पे भी कर सकते हैं? हाँ, अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम अगर इस तरह से नहीं है, तो आप एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में आप एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जो है वो बनवा सकते हैं उनसे, उसको फॉलो कर सकते हैं, और रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसे 1 महीना हो गया, उसके इंटरवल पे आप दोबारा थेरेपिस्ट को दिखाकर आप उस तरह से अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीज़ें समझाई। और दोस्तों और बहनों, इसकी ओपीडी के लिए आप तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पे भी संपर्क कर सकते हैं और मैम से भी वहाँ पे मिल सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और फिजियोथेरेपी का ज़रूर लाभ उठाइए जो इतनी अच्छी एक थेरेपी है। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम ने इतनी गाइड करा, इतनी सारी चीज़ें। थैंक यू मैम।